सीधा मुद्दे पर आते हैं। अक्सर हमें लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बस रातों रात हुआ एक चमत्कार है, राइट? लेकिन आज हम इस भ्रम को पूरी तरह से तोड़ने वाले हैं। एलन ट्यूरिंग से लेकर आज के चैट जीपीटी तक, ये जो 75 सालों का लंबा सफ़र है ना, ये सिर्फ सफलताओं की कहानी नहीं है। इसमें टूटे हुए सपने हैं, भारी विफलताएं हैं और फिर जाकर मिली कुछ बेहद शानदार उपलब्धियां हैं। तो चलिए इस डीप डाइव की शुरुआत करते हैं। जॉर्ज सेंटाइना की एक बहुत ही मशहूर लाइन है, जो लोग इतिहास याद नहीं रख सकते वे उसे दोहराने के लिए मजबूर होते हैं। और एआई के मामले में ये बात 100% सच है। अगर हमें आज की असली तरक्की और खोखले दावों, यानी जिसे हम हाइप कहते हैं, उनके बीच का फर्क समझना है तो हमें एआई के इन पिछले 75 सालों के इतिहास को समझना ही होगा, क्योंकि यही इतिहास हमें बिना सोचे समझे किसी भी हाइप का शिकार होने से बचाता है। तो चलिए सबसे पहले टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं। 1950s में ट्यूरिंग टेस्ट के प्रपोजल से लेकर 2022 में चैट जीपीटी के आने तक ये कोई सीधी लकीर नहीं है। इसमें कई उतार चढ़ाव रहे हैं। 80s के दशक का बूम हो या 1997 में डीप ब्लू की ऐतिहासिक जीत और फिर 2012 का एलेक्सनेट ब्रेक थ्रू, हर एक अचानक मिली सफलता के पीछे असल में दशकों की खामोश मेहनत और कई सारे फेलियर्स छिपे हैं। हमारा पहला पड़ाव बुद्धिमत्ता का सपना, या कह लीजिए द ड्रीम ऑफ इंटेलिजेंस। जरा सोचिए, 1950 का दशक, कंप्यूटर्स तब मुश्किल से ही वजूद में आए थे। उस वक्त एलन ट्यूरिंग ने एक बहुत ही क्रांतिकारी सवाल पूछा था, क्या मशीनें सोच सकती हैं? उन्होंने बुद्धिमत्ता को गणित के मुश्किल फॉर्मूले सुलझाने से नहीं जोड़ा। इसके बजाय उन्होंने कहा कि अगर कोई मशीन इंसानों की तरह स्वाभाविक बातचीत कर सके और किसी को ये महसूस करा दे कि वो इंसान है, तो वो मशीन बुद्धिमान है। ये सोच उस जमाने के हिसाब से कितनी दूरदर्शी थी, इसका अंदाजा आप आज के चैट जीपीटी के बिहेवियर को देखकर आसानी से लगा सकते हैं। अब इस बात से हम उस जमाने की कॉन्फिडेंस, या कहें ओवर कॉन्फिडेंस, का अंदाजा लगा सकते हैं। 1956 की गर्मियां थीं। डार्टमाउथ में युवा वैज्ञानिकों का एक ग्रुप इकट्ठा हुआ और यहीं पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द गढ़ा गया। मजेदार बात यह है कि उन्हें पूरा यकीन था कि वो बस एक समर वेकेशन में साथ मिलकर काम करेंगे और मशीनी बुद्धिमत्ता की पूरी गुत्थी सुलझा लेंगे। लिटरली सिर्फ एक गर्मियों की छुट्टी में। ये शुरुआत ही बहुत महत्वाकांक्षी थी। और 1960 के दशक तक आते आते ये उम्मीदें 7वें आसमान पर पहुंच गईं। 1966 में एक प्रोग्राम बना एलाइजा। इसने महज एक थेरेपिस्ट की नकल की थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि लोग एलाइजा से इमोशनली जुड़ने लगे थे। इससे ये साबित हो गया कि हम इंसान मशीनों में भी भावनाएं ढूंढ ही लेते हैं। बस फिर क्या था, इसी मनोवैज्ञानिक जुड़ाव ने बहुत बड़े बड़े दावों को जन्म दिया। ये कहा जाने लगा कि बस 10-20 साल में मशीनें इंसानों की बराबरी कर लेंगी। और इसी हाइप की वजह से सरकारी सैन्य फंडिंग की जैसे बाढ़ आ गई। लेकिन फिर आता है दूसरा दौर, निराशा की सर्दियां। एआई विंटर। ये वो सर्द दौर होता है जब तकनीक को लेकर सारा जोश अचानक से ठंडा पड़ जाता है, पैसे मिलने बंद हो जाते हैं। होता ही क्या है कि जब आपके दावे हकीकत में नहीं बदलते तो यही नतीजा होता है। यूके की लाइथिल रिपोर्ट जैसी आधिकारिक समीक्षाओं ने एकदम साफ कर दिया कि एआई अपने वादों पर बिल्कुल खरा नहीं उतरा है और रातों रात फंडिंग काट दी गई और कई टॉप रिसर्चर्स को मजबूरी में ये फील्ड छोड़कर जाना पड़ा। और ये चीज़ शुरुआती दावों और हकीकत के बीच के भारी अंतर को बहुत अच्छे से दिखाती है। सपने तो देखे गए थे कि मशीनें खुद ब खुद भाषा का अनुवाद कर लेंगी और मानव स्तर का एआई बस आने ही वाला है। लेकिन कड़वी सच्चाई क्या थी? जैसे ही इन मशीनों को लैब के छोटे खिलौना प्रयोगों से बाहर निकालकर असली दुनिया की बड़ी समस्याओं में डाला गया, ये पूरी तरह फेल हो गईं। कैलकुलेशंस इतनी बढ़ गईं कि उस वक्त के कंप्यूटर्स के लिए उन्हें प्रोसेस करना नामुमकिन हो गया। इसे कॉम्बिनेटोरियल एक्सप्लोजन कहा जाता है। फिर आया 1980 का दशक और एआई ने एक्सपर्ट सिस्टम्स के साथ एक बार फिर से जबरदस्त वापसी की। यह असल में इंसानी ज्ञान को इफ देन, यानी अगर ऐसा हो तो वैसा करो, जैसे कठोर नियमों में बांधने की एक कोशिश थी। जैसे कि मेडिकल फील्ड के लिए माइसिन सिस्टम बनाया गया। 1985 आते आते ये $1 अरब का मार्केट बन चुका था। लेकिन यहाँ भी वही दिक्कत, ये सिस्टम असली दुनिया की अनिश्चितताओं के सामने बहुत नाजुक थे। ये खुद से कुछ नया नहीं सीख सकते थे। और फिर 1987 में लिस्प मशीन का मार्केट धड़ाम से गिर गया और एक दूसरी और भी भयानक एआई विंटर की शुरुआत हो गई। हमारा तीसरा अध्याय, सीखने का एक बिल्कुल नया तरीका। यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल बदलाव हुआ।
पहले क्या होता था कि इंसान बैठकर मशीनों के लिए एक एक स्पष्ट नियम लिखते थे, जो बहुत ही लिमिटेड और थका देने वाला काम था। लेकिन फिर अप्रोच पूरी तरह से बदल गई। वैज्ञानिकों ने सोचा, क्यों ना मशीनों को ढेर सारा डेटा दे दिया जाए और वो खुद उस डेटा से अपने नियम खोज लें। इस लर्निंग आधारित तरीके ने गेम पलट दिया। इसने एआई को थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल तो बनाया, लेकिन साथ ही उसे एक ऐसा लचीलापन दिया जिसकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। और इस पूरे जादू के पीछे जो एल्गोरिदम था वो है बैक प्रोपगेशन। इसे एक डार्ट फेंकने वाले खेल से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक डार्ट फेंका और वो निशाने से चूक गया। अब आप देखते हैं कि वो कितनी दूर और किस दिशा में चुका। फिर आप अगली बार डार्ट फेंकते वक्त अपनी उस गलती को थोड़ा सा सुधारते हैं, और ऐसा आप हजारों बार करते हैं जब तक कि निशाना एकदम बुल आई पर न लग जाए। एब्सोल्युटली करेक्ट। एक न्यूरल नेटवर्क भी अपनी गलतियों से ठीक इसी तरह सीखता है। लेकिन एक कैच था। इस एल्गोरिथम को काम करने के लिए चाहिए था डेटा, बहुत सारा डेटा। और वो कमी पूरी की इंटरनेट ने। इंटरनेट के आने से डेटा का एक ऐसा खजाना खुल गया जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी। गूगल जैसी कंपनियों ने यूजर के क्लिक डेटा से सीखना शुरू किया। फिर 2009 में इमेजनेट आया, जिसने 1,40,00,000 लेबल की गई तस्वीरें दी। और फाइनली 2012 में एलेक्सनेट ने मॉडर्न जीपीयू की पावर का इस्तेमाल करके गलतियों को इतने बड़े मार्जिन से कम किया कि दुनिया हैरान रह गई। बस यहीं से मॉडर्न डीप लर्निंग युग की आधिकारिक शुरुआत हुई। और इसका असर कितना बड़ा था, ये इस बात से पता चलता है। 1997 को याद करें तो आईबीएम के डीप ब्लू ने शतरंज के चैंपियन को सिर्फ अपनी बेतहाशा कंप्यूटिंग पावर यानी ब्रूट फोर्स के दम पर हराया था। लेकिन 2016 तक लर्निंग आधारित एआई इतना एडवांस हो गया कि एल्फागो ने खुद के खिलाफ ही लाखों बार खेलकर अपनी एक अलग अंतर्ज्ञान या कहें एक नॉन ह्यूमन इंट्यूजन विकसित कर ली और दुनिया के गो चैंपियन को ऐसे हराया जिसने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के होश उड़ा दिए। और अब हम पहुंचते हैं अध्याय 4 पर, जेनरेटिव युग का आगमन। आज हम जो एआई में धमाका देख रहे हैं ना, उसकी असली चाबी 2017 के एक रिसर्च पेपर में है, अटेंशन इज ऑल यू नीड। इसने ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर नाम की एक पूरी नई दुनिया खोल दी। पुरानी तकनीकें एक एक शब्द करके पढ़ती थी, जिससे वो अक्सर पिछली बातें भूल जाती थी। लेकिन ट्रांसफॉर्मर ये सभी शब्दों को एक साथ प्रोसेस करता है। ये पूरे कॉन्टेक्स्ट को एक साथ अपने दिमाग में रख सकता है। और सच कहें तो इसी एक ब्रेकथ्रू ने आज के मॉडर्न लैंग्वेज मॉडल्स को जन्म दिया। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 175 बिलियन। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। ये GPT-3 के अंदर मौजूद पैरामीटर्स हैं। आप इन्हें ट्यून करने वाले छोटे छोटे नॉब समझ सकते हैं। ये नंबर हमें बताता है कि आज के एआई सिस्टम का स्केल लिटरली कितना विशाल है। और ये वही स्केल है जिसकी वजह से एआई आज इंसानों की तरह बात कर पाता है और इतने जटिल काम कर लेता है। और ये रहा एक और माइंड ब्लोइंग नंबर, 100 मिलियन यानी 10 करोड़। जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ तो इसे यूजर्स के इस जादुई आंकड़े तक पहुंचने में सिर्फ 2 महीने लगे। ऐसा इतिहास में किसी भी प्रोडक्ट के साथ नहीं हुआ था। इस एक सिंगल मोमेंट ने आम इंसान के एआई के साथ रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हमारा आखिरी अध्याय, हकीकत और हाइप को अलग करना। अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर इस ऐतिहासिक तुलना को देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। 60 के दशक में वादा था कि 10 साल में एआई इंसानों जैसा हो जाएगा। हकीकत, सिर्फ छोटे मोटे प्रयोग सफल हुए। 80 के दशक में कहा गया एक्सपर्ट सिस्टम्स दुनिया बदल देंगे। हकीकत, वो बहुत ही महंगे और नाजुक निकले। और अब 2020 के दशक में हम सुन रहे हैं कि 2025 तक एजीआई आ जाएगा। लेकिन आज भी ढेरों सीमाएं मौजूद हैं। पॉइंट ये है कि हाइप हमेशा असलियत से 2 कदम आगे दौड़ती है। इसलिए आज हमें पहले से कहीं ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत है। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, ये समझना बहुत जरूरी है कि इस बार बुनियादी तौर पर चीजें अलग क्यों हैं। माना कि हाइप आज भी है, लेकिन आज हमारे पास मॉडर्न जीपीयू के रूप में सुपर कंप्यूटर जैसी ताकत है। इंटरनेट से मिला खरबों शब्दों का अथाह डेटा है और ट्रांसफॉर्मर जैसे शानदार एल्गोरिदम्स हैं जो ह्यूमन फीडबैक से लगातार सीख रहे हैं। इन सब के एक साथ मिलने का ही नतीजा है कि आज हमारे पास ऐसे असली एआई प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें लाखों करोड़ों लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो इस डीप डाइव को ख़त्म करते हुए एक बहुत ही अहम सवाल छूट जाता है। इतिहास के इन सभी उतार चढ़ावों को देखने के बाद क्या एआई की ये ताज़ा लहर एक पॉइंट पर जाकर सैचुरेट हो जाएगी, या ये सच में हमारे काम करने के तरीके और दुनिया की हर एक चीज़ को पूरी तरह बदल कर रख देगी? एआई के इस नए ऐतिहासिक नज़रिया के साथ इस सवाल का जवाब सोचना अब आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प मेंटल एक्सरसाइज होगी। इस सफ़र में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।